हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज प्लांट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पहले से मालूम है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करती हैं, बहुत सारे अंग मिलकर एक अंगतंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में प्रत्येक कार्य के लिए कई अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और जिसमें से आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो महत्वपूर्ण अंग तंत्र है और उसका नाम है पाचन तंत्र। आज हम पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले सभी अंगों को ध्यानपूर्वक अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके कार्यों को देखेंगे। फ्रेंड्स, पाचन तंत्र का कार्य भोज्य पदार्थ के अवयवों को भोजन से प्राप्त करके शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना होता है। हम जो खाना खाते हैं यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन का जो पाचन होता है उस पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में होती है, जिसमें से पहला है अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, दूसरा है पाचन यानी डाइजेशन, तीसरा है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और चौथा है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन और पांचवा है मल परित्याग यानी डिफिकेशन। फ्रेंड्स, भोजन की जो पाचन की जो क्रिया होती है वो मुख से ही आरंभ हो जाती है, यानी हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है और मुख में खाना जाने के बाद वो खाना को हम सबसे पहले क्या करते हैं, चबाते हैं, फिर उसको जीभ से मिलाते हैं, फिर हम अंदर ले जाते हैं। तो जो सबसे पाचन तंत्र का जो पहला अंग है वो है मुखगुहा। मुखगुहा में हमें 2 चीज़ देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा दांत और दूसरा मिलेगा जीभ। तो आइए सबसे पहले हम दांत के बारे में जानते हैं। दांत का काम होता है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के टुकड़े करना। भोजन के टुकड़े करना, दांत का क्या काम है? उस भोजन के टुकड़े करना। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। इसको हिंदी में कहते हैं कृतंक। दूसरा है रदनक, तीसरा है च्वर्णक, चौथा है अग्र च्वर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों प्रकार के दांतों का अलग अलग काम होता है। किसी का काम होता है चीरना, फाड़ना, काटना, पीसना, चबाना, ये काम होता है। जीभ का काम होता है लार को भोजन में मिलाना। जीभ का काम होता है लार को भोजन में मिलाना। अब ये लार क्या है? लार जो है वो हमारे मुख में लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। लार ग्रंथि जो है वो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है और इन्हीं लार ग्रंथियों के द्वारा हमारे मुंह में लार स्रावित होता है। और आपको पता हो कि मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है, 1.5 लीटर। और इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका जो पीएच होता है वो होता है 6.8। लार का पीएच 6.8 होता है। लार में मुख्यतः जो है वहाँ पर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला, जिसको हम लोग कहते हैं लार एमाइलेज, यानी उसको कहते हैं हम लोग टाइलिन। टाइलिन का काम होता है स्टार्च का पाचन करना। टाइलिन का काम होता है स्टार्च का पाचन करना, यानी ये टाइलिन जो भोजन में जो
स्टार्च मौजूद रहता है, यानी मंड, वही हुआ शर्करा या मंड, उसको वो क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है, यह टाइलिन। ठीक है। दूसरा मिलता है हमको लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं और ये खाना में अगर मान लीजिए कोई हानिकारक जीवाणु अगर उस खाने में मिल गया हो तो उस जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी उन जीवाणुओं को मार देता है, ये लाइसोजाइम। तो हम लोगों ने अब तक मुखगुहा देखा, मुखगुहा के अंदर दांत देखा, जीभ देखा, फिर हमने लार ग्रंथि को देखा, कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं, फिर हमने लार देखा, उसके पीएच को देखा। अब हम लोग चलते हैं कि अब खाना कहाँ चला जाता है। अब खाना चला गया ग्रसिका में। ग्रसिका के द्वारा खाना कर्मानुकुंचन गति यानी पेरिस्टालसिस, किसके द्वारा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ये खाना कर्मानुकुंचन गति के द्वारा ये खाना चला जाता है आमाशय में। आमाशय में जैसे ही खाना पहुंचता है तो आमाशय में बहुत छोटी छोटी जो है वो ग्रंथियां पाई जाती है और वहाँ पर छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिससे भोजन को जो है वो उसको लुगदी बनाता है। ये आमाशय क्या करता है, उंगली समान संरचना से भोजन को क्या करता है, लुगदी बनाता है। लुगदी जब बना दिया, फिर वहाँ पर लुगदी बनाने के बाद आमाशय में बहुत छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है, उन ग्रंथियों में से रस निकलता है, जिसमें से कौन कौन निकलता है? जठर रस, जठर रस। और ये जठर रस जो होता है वो हल्का पीले रंग का होता है और इसका जो काम है जठर रस, वो जठर रस का काम होता है तुम्हारा माध्यम को सॉरी उस जठर रस से निकलता है HCl और उसी HCl का काम होता है कि उसके माध्यम को, जो आमाशय का जो माध्यम होता है उस माध्यम को अम्लीय बनाना, अम्लीय बनाना यानी एसिडिक मीडियम में लाना और जितने भी कीटाणु या जीवाणु होते हैं उनको क्या करना, मारना। अच्छा, अगर अम्ल माध्यम होगा तभी वो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वहाँ पर आमाशय में फिर हमको एंजाइम मिलेगा, पेप्सिन एंजाइम, वो एंजाइम एक्टिवेट होगा और वही एंजाइम फिर प्रोटीन का पाचन करेगा। तो वहाँ पर हमें आमाशय में जठर ग्रंथि मिलेगी, उसके बाद हमको पेप्सिन एंजाइम मिलेगा और भी एंजाइम होता है, रेनिन होता है। ठीक है। और आमाशय में एक्चुअली में जो एंजाइम की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। वहाँ पर हमको लाइपेज भी मिलेगा, एमाइलेज भी मिलेगा, तो बहुत सारा मिलता है, मतलब बहुत सारे प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है। जठर रस जो होता है वो आमाशय से निकलता है और इसमें जो है जठर रस में 97% जल होता है, यानी 97% पानी होता है। जठर रस में 97% पानी होता है। और दूसरा क्या होता है, हमने कहा कि जठर रस में HCl भी पाया जाता है। HCl कितना मिलता है हमारा, लगभग समझ लो 0.2% से 0.5% तक ये हमको मिलेगा, क्या, HCl मिलता है। दूसरा, जैसे ही फिर वो खाना आमाशय में पहुंचा, आमाशय में जठर रस मिला, उसके बाद जठर रस से फिर HCl निकला, फिर पेप्सिन एंजाइम निकला, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो आमाशय में मिलता है वो है श्लेष्मा। और ये श्लेष्मा क्या करता है, वो जो आमाशय की जो दीवार होती है उसको वो HCl से क्या करता है, रक्षा करता है, HCl से बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उससे वो क्या करता है, उसको बचाता है। तो हमने किसको देखा, आमाशय को देखा। आमाशय में क्या क्या मिला हमको, जठर ग्रंथि मिला, जठर ग्रंथि से क्या निकला, जठर रस निकला। जठर रस में कितना % जल होता है, 90% जल होता है। जठर रस में कितना % HCl पाया जाता है, तो 0.2% से 5% HCl मिलता है। दूसरा, और हमको क्या मिला आमाशय में, पेप्सिन एंजाइम मिला। और चौथा क्या मिला हमको, श्लेष्मा मिला। अब हम चलते हैं कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ चलते हैं, छोटी आंत में। छोटी आंत में चलेंगे हम
छोटी आंत में जाकर देखते हैं। छोटी आंत को ही हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। खाना पचने के बाद यानी आमाशय में जितना खाना का पाचन हो गया वो पचने के बाद वहाँ क्या होता है, कहाँ पहुँचता है ये? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन आया, यहाँ पर इस छोटी आंत में भोजन का पाचन और भोजन के पाचन के बाद जैसे ही जो अनपचा भोजन है वो भी और अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण और अनपचे भोजन का पाचन दोनों कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और इसके दीवार से यानी आंत के दीवार से हमको इंटेस्टिनल जूस मिलेगा जिसको हम लोग आंतरिक रस कहते हैं। आंतरिक रस का जो पीएच होता है, आंतरिक रस का आपका पीएच हो गया 8। कितना होता है? आंतरिक रस का पीएच कितना होता है? 8 होता है। आंतरिक रस का पीएच कितना होगा? 8 होता है। और जो हेल्दी मनुष्य होते हैं, स्वस्थ मनुष्य होते हैं, उसमें प्रतिदिन जो है लगभग 2 लीटर इंटेस्टिनल जूस निकलता है। 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है। ठीक है। और यही आंत्र रस में हमें बहुत सारे एंजाइम भी मिलते हैं। वो हम आगे क्लास में, उच्च क्लास में हम उसका स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग माल्टोज पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, लैक्टोज पढ़ेंगे, उसके बाद लाइपेज पढ़ेंगे। ये सब हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। तो सभी जो है छोटी आंत में जो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसमें मिलता है हमको। छोटी आंत में क्या होता है, उससे छोटी आंत में पहुँचने से पहले हमें एक चीज़ और पढ़ना था, यकृत के बारे में। पहले इसको पढ़ना था, फिर हमें वहाँ जाना था, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ये जो यकृत है, यकृत हमारा, ये जो यकृत है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये जीके क्वेश्चन भी है, हमें ये याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका जो वजन होता है, इसका वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम, 1.5 यानी 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। ठीक है। और ये इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है धूसर रंग का होता है। ये धूसर रंग का होता है। ठीक है, ये धूसर रंग का होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे ही हम यकृत को देखेंगे, ये आपको यहाँ पे यकृत दिख रहा होगा, ये यकृत है। ठीक है। यकृत के नीचे वाले भाग जो यहाँ आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी को मतलब हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। यानी यकृत के निचले भाग में एक छोटे आकार की, एक नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय। और ये जो यकृत है, इसके द्वारा जो पित्त, यकृत क्या करता है? यकृत पित्त स्रावित करता है, पित्त का स्रावन करता है यकृत। और जो यकृत के द्वारा जो पित्त स्रावित होता है, वही पित्त जाकर के यही पित्त जाकर के इस थैली में संचित हो जाता है। यानी इस पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जाकर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और यही पित्त क्या करता है, जो हम छोटी आंत में देखे थे, वहाँ जो एंजाइम मिलते हैं, उन एंजाइमों का जो काम होता है उसको वो फास्ट कर देता है। ठीक है। और ये जो यकृत है, ये यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन जो होता है उसके मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन उपापचयी क्रिया जो होती है उसमें वो भाग लेता है। और जो पुरानी जो ब्लड सेल्स होते हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनको वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। पुरानी कोशिकाओं को, रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और जो अमोनिया, जो हम विषैला पदार्थ है, अमोनिया एक बहुत विषैला पदार्थ होता है, उसे क्या करता है? ये
अमोनिया को वो यूरिया में बदल देता है। और अगर मान लो हम ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं भोजन के द्वारा, भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन आ गया, तो उसकी जो अधिकाधिक मात्रा जो है उसको वो क्या करता है, प्रोटीन की अधिकाधिक मात्रा को वो कार्बोहाइड्रेट में भी बदल देता है। ये यकृत का काम होता है। दूसरा, यकृत क्या करता है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और दूसरा, अगर मान लो कि जो स्टोर्ड मतलब जो है पोषक तत्व होते हैं, उसके पोषक तत्व को वो स्टोर करके रखता है, और ग्लूकोज की जब आवश्यकता होती है तो वो जो लीवर होता है वो ग्लाइकोजन को जो है उसको वो तोड़कर वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है वो। ठीक है, यानी ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदल दिया और उसके बाद वो अपने पास स्टोर करके रखा, और जैसे ही मान लीजिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगी तो वो यकृत क्या किया, वो लीवर क्या किया, वो ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और जिससे कि जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का जो अमाउंट है, यानी ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको वो रेगुलेट करता है, उसको नियमित तौर पर बनाए रखता है। ठीक है। दूसरा, ये क्या करता है, जो पित्त रस होता है, पित्त रस को वो छोटी आंत में जाकर के डाल देता है, जिससे कि जो पाचन का माध्यम है छोटी आंत में, वो पाचन का माध्यम जो है वो क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए। तो यकृत का यही सब कार्य है, और ये इसका जो मेन जो कार्य होता है वो पित्त का निर्माण होता है, वो जाकर के वो स्टोर करके रख देता है। और जो दूसरा जो आरबीसी जो होते हैं, वो आरबीसीज का पुराने आरबीसीज हो गए, यानी जो डेड आरबीसीज हो गए, उसको वो क्या करता है, मार देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा और भी काम बहुत सारे हैं इसके, लीवर के। ये जो हमारे बॉडी का जो ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है, ब्लड के टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखता है। अच्छा, एक बात और, अगर किसी व्यक्ति को आप सुनते होंगे समाचार पत्रों में कि फलां आदमी ने उसको जहर दे के मार दिया, तो जो भोजन में जो जहर देकर मारा जाता है जिस व्यक्ति को, उसकी व्यक्ति के मृत्यु के का जो कारण है, यानी किस चीज़ से मारा गया, अगर जहर से मारा गया तो उसका जो जांच किया जाता है उसमें यकृत का ही जांच किया जाता है, और इस वजह से यकृत जो है ना वो महत्वपूर्ण सुराग का काम करता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं छोटी आंत में। हम लोग पहले ही हालांकि छोटी आंत पढ़ लिए थे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से छोटी आंत को पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ से पित्त रस से क्या आया, सॉरी, यहाँ आपका यकृत से आया क्या, पित्त आया, पित्त रस आया। वहाँ से आपका पित्त रस आकर के उसके माध्यम को क्या बना दिया, क्षारीय बना दिया। और हमने बोला था कि ये छोटी आंत जो है, यहाँ पर जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण भी होता है, और जो अनपचा भोजन आता है उसका पाचन भी होता है। और इसी छोटी आंत की दीवार से आंत्र रस निकलता है, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। और उस आंत्र रस का जो पीएच होता है वो होता है 8। आंत्र रस का पीएच होता है 8। ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि जो हेल्दी मनुष्य होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसमें प्रतिदिन कितना लीटर, 2 लीटर जो है वो आंत्र रस निकलता है। और उसमें आंत्र रस में बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है ना, लाइपेज होता है। और वहाँ पर ये जो है यहीं पर अवशोषण भी होगा और यहाँ पर पाचन भी होगा। तो अग्नाशय, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय। अग्नाशय में हम लोग देखेंगे, अग्नाशय में एक
सबसे पहला अग्नाशय का काम होता है, ये जो आप दिख रहा है ये आपको यहाँ दिखेगा, ये दिस वन, ये वाला जो है क्या है वो अग्नाशय है। अग्नाशय का काम होता है जो अम्लीय गुण होता है, अम्लीय गुण को वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है। और ये जो है ना यू आकार का होता है, देखो ये यू आकार का है, या ऐसे देखो या ऐसे देखो या ऐसे देखो, ये भी यू आकार का है, या ऐसे देखो तो भी यू आकार का दिखेगा। और ये पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है। और हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानव की होती है क्या, यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। और ये जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और वो है कौन, बोलो, अग्नाशय। कौन है, अग्नाशय। ये अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और एक बात, हाँ, ये ऐसी ग्रंथि है, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी होता है और बाह्य स्रावी भी होता है, यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड भी है। अब आप लोग बोलोगे सर अंतःस्रावी किसको कहते हैं और बाह्य स्रावी किसे कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती हैं जो जिसमें अंतःस्रावी में नलिकाएं नहीं होती, यानी डक्ट जो है नहीं होंगी, यानी उसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जो बाह्य स्रावी होंगी उसमें डक्ट होगा, यानी नली होगा, ट्यूब होगा, और अंतःस्रावी में ट्यूब नहीं होगा। इस अग्नाशय से हमको अग्नाशयिक रस निकलेगा। जिस तरह से छोटी आंत में आंत्र रस निकल रहा था, उसी तरह से अग्नाशय से हमको निकलेगा अग्नाशयिक रस, ठीक है। और अग्नाशयिक रस में हमको मिलेगा 98% जल, 98% जल। और इसका पीएच होता है 7.5 से लेकर के 8.3 तक, इसका पीएच होता है, अग्नाशयिक रस का पीएच होता है। और दूसरा अग्नाशयिक रस क्या है, ये क्षारीय होता है, इसीलिए अग्नाशय क्या करता है, अम्लीय गुण को ख़त्म कर देता है, अम्लीय गुण को ख़त्म कर देता है, ठीक है। अग्नाशयिक रस में जो है वो तीनों प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसीलिए जीके का क्वेश्चन एक और आता है, ये आप सबको याद रखना चाहिए कि जो अग्नाशयिक रस होता है उस रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ये जीके क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्यों रस कहते हैं पूर्ण पाचक रस, क्योंकि अग्नाशयिक रस में जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं, वसा का भी पाचन करते हैं, और प्रोटीन का भी पाचन करते हैं, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। अग्नाशयिक रस में 3 एंजाइम जो है ये जाकर के छोटी आंत में डाल देता है। पहला, एक तो इंटेस्टिनल इमाइलेज, वो शर्करा का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है। और तीसरा ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है, जो वो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा इसके जो अग्नाशय हैं, अग्नाशय में हमको एक नाम है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसको कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसकी खोज जो है वो लैंगरहैंस ने की थी, इसलिए उसके नाम से जो है लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पड़ा। और लैंगरहैंस की जो आइसोलेट्स ऑफ यानी लैंगरहैंस की जो दीपिका, उसको इंग्लिश में कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका, यानी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका में 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला, बीटा कोशिका, बीटा कोशिका, और बीटा कोशिका से ही निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। बीटा कोशिका ही क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है।
और यही इंसुलिन क्या करता है जो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। और यही अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना कि इसी ग्लाइकोजन को वो स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। कहाँ? मसल्स में। मसल्स में स्टोर करके रखता है। यही ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदलता है और इसको वो स्टोर करके रखता है। दूसरा कोशिका होता है अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका ये निकालता है ग्लूकागॉन। इसका नाम है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन हार्मोन निकालता है। ठीक है। और तीसरा है डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका इससे निकलता है हार्मोन जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन ये निकालता है। तो अग्नाशय में हमको क्या क्या मिला? अग्नाशय में हमको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मिला। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो 4 तरह का कोशिका पाया जाता है। पहला बीटा कोशिका, दूसरा अल्फा कोशिका, तीसरा जो है डेल्टा कोशिका और एक उसको हम लोग कहते हैं पीपी सेल। पीपी सेल जो होता है ये इसमें से एक वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकालता है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकालता है ये पीपी सेल। अच्छा, जीके क्वेश्चंस भी हम थोड़ा देखते चलें। आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किया था बीटा सेल का। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन जो है इसकी खोज जो की थी ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इसको किया था बेंटिंग। इसकी खोज जो की थी वो बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1921 में। 1921 में इसकी खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है। और ये इंसुलिन क्या करता है, ये जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसके ग्लूकोज के अमाउंट को वो कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ठीक है। और वो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जो स्टोर किया जाता है। ठीक है। जो लीवर में जो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन की जो क्रिया प्रणाली होती है, निर्माण होता है, उसको भी वो क्या करता है, प्रेरित करता है ताकि वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदले। आपने डायबिटीज़ का नाम सुना होगा या मधुमेह, जिसको हम लोग शुगर के डिजीज, आजकल तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आजकल हो गए हैं मधुमेह के। तो अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी यानी इंसुलिन का स्रावन कम होगा तो उसमें से फिर वो कौन सा रोग होगा? वो मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग जनरली कॉमन नेम उसको शुगर बोलते हैं, लेकिन वैसे हम लोग इसको कहा जाता है डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ रोग होता है। और ये कब होता है? जब ब्लड में जो है ग्लूकोज का जो लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर कम मात्रा में निकलेगा तो वो ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है ना। इसलिए वजह से ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इसी के कारण वो डायबिटीज़ की बीमारी होती है। जनरली आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो नॉर्मली ब्लड में जो ग्लूकोज होना चाहिए, ब्लड में ग्लूकोज जो होना चाहिए, ग्लूकोज वो कितना होना चाहिए? 100 मिलीग्राम, ठीक है, प्रति 100 ml में, यानी 100 ml में, ठीक है, 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। ठीक है। अच्छा, अगर इंसुलिन का ज़्यादा स्रावन होता है, ठीक है, ज़्यादा अगर इंसुलिन का स्रावन हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि
जो रोगी होगा उसका जनन क्षमता में जो है जनन क्षमता कम होने लगेगा, उसकी दृष्टि क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, देखने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि ये रोग जो होता है ऐसा रोग है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर इंसुलिन का ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब इंसुलिन का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होगा। और इस रोग से जो है वो नर्वस सिस्टम हो गया और ये हमारे बॉडी रेटिनल सेल्स हो जाते हैं वो आइज़ में, उसको जो है ऊर्जा कम मिलने लगती है, यानी एनर्जी कम मिलने लगती है, जिसके कारण जो है जनन क्षमता में कमी आ जाती है और उसकी दृष्टि क्षमता भी ख़त्म होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, अग्नाशय को देखा। अग्नाशय में हमने देखा ये क्या करता है, वो अम्लीय गुण को ख़त्म कर देता है। उसमें से 3 एंजाइम जो है वो छोटी आंत में जाकर डालता है। सबसे पहले इंटेस्टाइनल एमाइलेज होता है जो शर्करा का पाचन करता है, लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय से जो 3 एंजाइम आया था, सलिवरी एमाइलेज आया था, उसके बाद आंत्र एमाइलेज आया था, लाइपेज आया था, ट्रिप्सिन आया था। ठीक है, इसके द्वारा जो भोजन, जो आधा पचा हुआ भोजन था उसका पूरा पाचन हो जाता है और इसके दीवार पर जो है वो उंगली नुमा संरचना होती है, ऐसे 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 संरचना होती है जो वहाँ की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है खाना अवशोषित हो सके। ठीक है, इसमें ब्लड सेल्स का जाल बिछा हुआ होता है और यहीं पर खाने का पूर्ण अवशोषण क्या हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से एक पूछता भी है कि भोजन का अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है, तो भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, और छोटी आंत में कहाँ पर होता है, वो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारे रक्त कोशिकाएं होती हैं और वो रुधिर परिसंचरण के द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। ये छोटी आंत का काम होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, जल का अवशोषण होगा, वहाँ पर आयनों का अवशोषण होगा। ठीक है, जो हमारा जल जो हम लोग लेते हैं, हमारे शरीर में जो जल होता है, जल का अवशोषण होगा। वहाँ पर आयन जो जितने भी हैं उनका अवशोषण होगा, विटामिन्स का अवशोषण होगा। ये हम लोग का बड़ी आंत का काम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जैसे कहा था कि एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, स्वांगीकरण कहते हैं। देखो, जो अवशोषित भोजन होता है उसको शरीर के द्वारा जो है हम लोग ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट करके भी सुझाव दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।